बेटा अब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D सीखेंगे और इसके लेक्चर्स भी अभी आप लोग जो यहाँ पर सीख रहे हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेन क्वेश्चंस हैं। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आप 90+ मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हैं। पूरा कंसेप्ट की एनालिसिस है आपके मतलब भर के लिए। डिटेल्ड एनालिसिस तो जो चैप्टर्स हैं उनमें होगी, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी कंसेप्ट बताई गई हैं जो ज़रूरी हैं। तो ये कंसेप्ट्स को नोट करते चले जाएंगे। आपको मैंने न पेज वाइज लिख दिया है। यहाँ लिखा है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये आपका टॉपिक हो गया। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन किसी बिंदु का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए मान लें पॉइंट पी है, इसके लिए आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग 3D सीख रहे हैं यहाँ, तो 3 डायमेंशनल, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ये मान लें स्पेस का कोई पॉइंट पी एक्स वाई जेड है। इसका पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना है तो जो मूल बिंदु बेटा ओरिजिन, इसी के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर बताया जाता है। मूल बिंदु से इसको मिला देंगे और एरो किधर रहेगी, पॉइंट की ओर। पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो पॉइंट की ओर एरो बना देंगे। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखा जाएगा ओ और पी, ऊपर एरो बना देंगे। एरो ओ से किधर जाएगी, पी की ओर। ठीक है, वेक्टर लिखते समय एरो जरूर बनाएं। कभी कभी एरो बनाते हैं, कभी वो ऐसा नोटेशन यूज कर देंगे बुक में, वो बोल्ड लेटर्स का मोटे अक्षर में लिख देंगे तो मोटा अक्षर आप लोग तो बना नहीं पाएंगे ना, हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर पाएंगे उसको, इसलिए एरो बनाए यहाँ। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट में आई का गुणा होगा। ये आई क्या है, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है। क्योंकि वेक्टर में क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आता है बताओ, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन, ये इसका एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है या और ये उसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट में आई का इंटू कर लें, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में जे का इंटू कर लें, प्लस के कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट में के का इंटू कर लें। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, कार्तीय फॉर्म में दिया है, इसका वेक्टर फॉर्म या इसका पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो लिख लेंगे। और अगर कोई सदिश दिया है इस तरह से, अगर इसके संगत कार्टेशियन फॉर्म लिखना है तो आई का गुणांक कामा जे का गुणांक कामा के का गुणांक चिन्ह सहित लिख देना। अब इसका मॉड्यूलस चाहिए बेटा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है और मापांक होता है, दिशा होती है और मापांक होता है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मॉड्यूलस चाहिए। तो मॉड्यूलस आप ओपी वेक्टर आ जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो इसको मॉड्यूलस कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस का भी मतलब मापांक है और मैग्नीट्यूड का मतलब भी मापांक है। तो अंडर रूट के अंदर एक्स के गुणांक, ये आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो किसी वेक्टर के मॉड्यूलस का फार्मूला आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। अब डायरेक्शन कोसाइन आप ओपी वेक्टर, अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए और उसकी डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस पूछ लिया जाए, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है, डायरेक्शन का मतलब हो गया यहाँ दिशा जो कि कोण से निरूपित होगी, कोसाइन मतलब कॉज। ये वेक्टर है बेटा, ये एक्स अक्ष की दिशा से अल्फा कोण बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये वेक्टर एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा एंगल बना रहा है। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई, इसके जो एंगल हैं इन्हीं का कोसाइन, इन्हीं का कॉज, इसका मतलब कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गामा। कॉज अल्फा का फार्मूला होता है आई का गुणांक बटे मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो कॉज अल्फा का फार्मूला होगा आई का गुणांक बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, कॉज बीटा होगा जे का गुणांक बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, कॉज गामा होगा के का गुणांक बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर सीख ले, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते बेटा यहाँ। अब टाइप ऑफ वेक्टर्स हम लोग थोड़े मेन वेक्टर सीख लेंगे। जीरो वेक्टर, ऑल नॉन वेक्टर। वेक्टर लिखा बेटा, जीरो यहाँ दो तरह से होगा, एक तो जीरो स्केलर होता है, अगर आप जीरो जैसे गिनती वाला जीरो लिखते हैं ना जीरो, तो वो
एरो नहीं बनाएंगे तो वो स्केलर माना जाएगा अदिश, और दूसरा वेक्टर होगा जीरो वेक्टर, जो कि जीरो के ऊपर एरो बनाओगे, ये शून्य सदिश है। नल वेक्टर कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। इसका मापांक जीरो होता है बेटा, और इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाए कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी। इसमें ऑल डायरेक्शन मल्टी डायरेक्शंस में चला जाता है, ठीक है। तो ये वैसा वेक्टर है, नहीं सोच लो इसकी डायरेक्शन जीरो हो जाएगी, ठीक। तो जीरो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पूछ सकते हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा सदिश है जिसका मापांक, जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड एक इकाई होता है, ठीक। यूनिट वेक्टर को एक ऐप से लिखा जाता है, ठीक। एक ऐप बना दिया गया तो ये यूनिट वेक्टर आप ही होगा। को इनिशियल वेक्टर्स, सह आदिम सदिश, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, जैसे इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, दो हों चाहे जितने हो, एक ही पॉइंट से चलना चालू हो, एक ही पॉइंट, एक ही ओरिजिन इनका, यहीं से सबकी शुरुआत हुई है। इनको को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। कोलिनियर वेक्टर्स, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हों तो वे संरेख सदिश कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बना दिया ये दोनों इस एक ही रेखा के समांतर हैं, तो ये कैसे कहलाएंगे, या एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, इनको भी हम कोलिनियर बोलेंगे। तो संरेख सदिश क्या होंगे, दो या अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो वो संरेख सदिश कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी तभी होगा बेटा जब आई का गुणांक आई के बराबर हो, जे का गुणांक जे के बराबर हो, के का गुणांक के के बराबर हो। उसको मैंने लिखा नहीं, यहाँ हम समझा दिए हैं, ध्यान रखेंगे। ना ध्यान रहे तो लिख देना। यहाँ वेक्टर ए में आई का गुणांक बराबर वेक्टर बी में आई का गुणांक, वेक्टर ए में जे का गुणांक बराबर वेक्टर बी में जे का गुणांक, वेक्टर ए में के का गुणांक बराबर वेक्टर बी में के का गुणांक। तभी दोनों वेक्टर इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं कहलाएंगे। दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन आइडेंटिकल हो। आगे आपको वेक्टर दे दिया गया, इसके घटक पूछ लिया जाएगा। तो घटक दो तरह के होंगे बेटा, एक सदिश घटक और एक अदिश घटक। अदिश घटक में केवल आई जे के का आपको गुणांक लिखते जाना होगा। ये वेक्टर आर दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसके घटक होंगे यहाँ आई का गुणांक कामा जे का गुणांक कामा के का गुणांक। अगर इसके सदिश घटक पूछेंगे तो ये एक्स अक्ष की दिशा में घटक है इसका, ये वाई अक्ष की दिशा में घटक है, और ये जेड अक्ष की दिशा में। तो देख लेना, अगर उसके घटक पूछा, जब तक अदिश घटक ना दे तब तक आपको ये नहीं बताना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया गया इसके घटक बताएं तो आपको सदिश घटक बताना है, ठीक है। या आप दोनों लिख दें। अब यहाँ वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है, इनको हम प्लस माइनस और इनटू करना सीखेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो इनको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए, ठीक। तो आई को आई वाले में, आई का गुणांक आई के गुणांक में जुड़ेगा, ठीक है। सीधा सीधा समझ लो, आई को आई में कॉमन कर लो, जे वाला जे से यहाँ से कॉमन कर लो, जे बाहर कर लो, और के वाले में के को कॉमन कर लो। इसी तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में भी बिल्कुल चलेगा। आई वाले से आई वाले को माइनस कर दो, जे वाले से जे वाले को माइनस कर दो, के वाले से के वाले को माइनस कर दो। और वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कब होगा, जब आई का गुणांक आई के बराबर हो, जे का गुणांक जे के बराबर हो, के का गुणांक के के बराबर हो। वेक्टर ए की दिशा में या अनुदिश मात्रक या इकाई सदिश ए कैप होता है, बराबर फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए बटे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। याद रखना, किसी वेक्टर का अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो उसका फार्मूला होगा वेक्टर बटे उसका मॉड्यूलस, ठीक। अब वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डायरेक्शन रेशियोज बताना है बेटा, इसके दिक अनुपात। तो इसमें आई का गुणांक कामा जे का गुणांक कामा के का गुणांक, और ये दिक अनुपात यूनिक नहीं होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होते। इनमें जो कॉमन होगा उससे डिवाइड कर सकते हो या किसी संख्या से सबसे सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। मान लो यहाँ पर 2i लिखा है, यहाँ 4j लिखा है, यहाँ 6k लिखा है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 4, 6 हो जाएंगे। 2 सब में कॉमन है, 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो दूसरा DRS उसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। तो DRS यूनिक नहीं होते हैं। और इसका अगर DCS आपको चाहिए तो DCS का फार्मूला हो गया कॉज अल्फा बराबर x अपान अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉज बीटा इक्वल टू वाई अपान अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब इन सब का स्क्वायर करके जोड़ लेना, अंडर रूट के अंदर लिख देना, ठीक। फिर एक्स अपान ये पूरा अंडर रूट कॉज अल्फा हो गया, वाई अपान ये पूरा अंडर रूट कॉज बीटा हो गया, जेड अपान
ये पूरा अंडर रूट कॉज गामा होगा। क्या करोगे, अगर DRS निकाल लिया और DCS पूछा गया तो सबका स्क्वायर करके जोड़ लो, अंडर रूट के अंदर लिख दो। कॉज अल्फा क्या हो गया, x अपान इतना, कॉज बीटा क्या हो गया, y अपान इतना, कॉज गामा क्या हो गया, z अपान इतना। अब ए बी वेक्टर का फार्मूला बेटा बहुत जरूरी होता है। ए बी वेक्टर बराबर होता है बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। और बी का पोजीशन वेक्टर भी हमने शुरुआत में आपको बताया था कैसे लिखा जाएगा, ओ बी वेक्टर, और ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का फार्मूला क्या हो गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब सेक्शन फार्मूला, यहाँ विभाजक बिंदु वाला फार्मूला हमें चाहिए। यहाँ पर देखो ये दो बिंदु दिए हैं, ए और दूसरा बी, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी अगर अंतः विभाजन कर रहा है, m/n में अंतः विभाजन कर रहा है, या बिंदु पी इनको मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य विभाजन कर रहा है m/n में, तो अंतः विभाजन में प्लस आएगा। ठीक है, ये n का इंटू यहाँ ए वाले में होगा, कहीं चीज चलती बेटा, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो n का गुणा होगा ए वाले में, ए के पोजीशन वेक्टर में, और ए का पोजीशन वेक्टर भी आपको बताया ओ ए वेक्टर। तो यहाँ और यहाँ P का पोजीशन वेक्टर चाहिए, बिंदु P का पोजीशन वेक्टर, ये विभाजक बिंदु है बेटा, P जो है सेक्शन डिवीजन पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, P का OP वेक्टर बराबर ये n का गुणा यहाँ होगा, n का गुणा a के पोजीशन वेक्टर में होगा, तो n इंटू ए का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस, क्योंकि अंतः विभाजन हो रहा है, प्लस यम का इंटू बी वाले में होगा, यम इंटू बी का पोजीशन वेक्टर मतलब यम इंटू ओ बी वेक्टर। तो क्या आपने सीखा, यहाँ P का पोजीशन वेक्टर मतलब OP वेक्टर बराबर n इंटू ए का पोजीशन वेक्टर मतलब n इंटू ओ ए वेक्टर प्लस, क्योंकि अंतः विभाजन है, बाह्य विभाजन होता तो यहीं हम माइनस लगाते थे, m इंटू बी का पोजीशन वेक्टर b, तो m इंटू ओ बी वेक्टर अपान में इन दोनों का समेसन चला जाता है, इन्हीं दोनों का n प्लस m, पहला प्लस दूसरा। OP वेक्टर देखो बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है AP रेशियो BP, AP को मैंने यहाँ क्या माना है, m माना, यहाँ से यहाँ तक m माना है और इस वाले को n माना है। यहाँ पर हमें P का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो OP वेक्टर बराबर, अब m कहाँ लिखो आप, m ये लिखो इधर, ठीक है, तो m का इंटू ये, m किधर का है, A वाला का है, तो m का इंटू इधर किधर होगा, B वाले में होगा। ठीक है, m जो है वो यहाँ A के साथ ही m चल रहा है और B के साथ n चल रहा है, AP क्या लिखे यहाँ, m ये की तरफ क्या है m और b की तरफ क्या है n, तो इसे a के नीचे m समझाने के लिख दिया, b के नीचे n लिख दिया। अब a वाले का गुणा किस में होगा, b वाले में, सॉरी यम वाले का गुणा होगा b वाले, मतलब यम इंटू किसका पोजीशन वेक्टर, b का। बड़ा वाला पहले लिख ले, तो बेटा बड़ा वाला यहाँ m दिख रहा है, बड़े वाले को हमने यम मान लिया है। ठीक है, और अगर यहाँ n लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कहोगे कि नहीं हम पहले n लिखेंगे तो n का इंटू तो इसमें a वाले में होगा। अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो ये पहले लिख के यहाँ बी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस कॉमन लो, यही मैच हो जाएगा। तो यम इंटू बी का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर बराबर यम इंटू बी का पोजीशन वेक्टर मतलब यम इंटू OB वेक्टर माइनस, क्योंकि बाह्य विभाजन है, n इंटू ए वाला पोजीशन वेक्टर मतलब OA वेक्टर बटे, ये पहले से दूसरा माइनस करना, यहाँ m माइनस n। इसके इस पर भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दो सदिशों का गुणनफल, बेटा सदिशों का गुणनफल आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर, और बल गुणे विस्थापन बल आघूर्ण का भी फार्मूला है। ठीक है, बल गुणे विस्थापन कार्य का फार्मूला है और बल गुणे विस्थापन बल आघूर्ण का भी फार्मूला है। तो कार्य तो अदिश राशि है और बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, तो दो सदिश राशियों का हमने गुणा किया तो कार्य हमें मिला था जो कि अदिश है, और इन्हीं बल और विस्थापन का गुणा किया तो बल आघूर्ण मिला था जो कि सदिश राशि है। मतलब दो सदिश राशियों को प्रोडक्ट करने पर, गुणा करने पर सदिश राशि भी आ सकती है और अदिश राशि भी हो सकती है। तो वेक्टर का गुणा दो तरीके का होता है, सदिश गुणन और अदिश गुणन। सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट और अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो सदिशों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिखा है, यहाँ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, इसको ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट लगाए बेटा, इसीलिए इसको डॉट कहा जाता है, डॉट दिखना चाहिए, गुणा मत बना देना, क्रॉस मत बना देना। और अगर इनका हमें दो सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, यहाँ क्रॉस बना है, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है। ए डॉट बी का फार्मूला होगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये वेक्टर ए बना है बेटा, ये वेक्टर बी है, वेक्टर पहले वेक्टर से, यहाँ जो पहले लिखा ना डॉट के पहले, पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बेटा,
घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ जो एंगल होगा इसी को हम थीटा बोलेंगे। कैसे चलोगे, जो पहला यहाँ लिखा है इससे पहले से दूसरी की ओर एंटी क्लॉकवाइज में चलना, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये डायग्राम बना देना जिससे यहाँ थीटा मालूम चल जाए। अब जानते हो कॉज 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, तो अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट भी कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों, अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो कॉज 90 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ओके, अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी हमको दे दिया गया है, तो ए डॉट बी हम निकालेंगे कैसे। तो ए डॉट बी का सीधा मैंने फार्मूला लिख दिया बेटा, अभी न्यूमेरिकल में इसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरीके से इसमें निकालेंगे। पहले चलो हम लोग आई डॉट आई सीख लें। आई डॉट आई क्या होगा, आई का आई से डॉट करोगे, देखो ये आई डॉट आई, आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। कैसे वन आएगी, देखते हैं। देखें, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, एक्स वाई जेड। इधर आई कैप है, इधर जे कैप है, इधर के कैप है। तो आई डॉट आई, अभी ए डॉट बी का फार्मूला सीखे हो ना, ये पहले वेक्टर का मॉड्यूलस, तो आई का मॉड्यूलस तो वन हो गया, इकाई सदिश है, इनटू दूसरे वेक्टर का मॉड्यूलस, वहाँ भी आई है, वन हो गया, इनटू कॉज, इन दोनों के बीच का कोण। तो कोई वेक्टर अपने आप से 0 डिग्री का एंगल बनाता है, कोई वेक्टर अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का। तो कॉज के आगे 0 डिग्री लिख गया, कॉज 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, वन। तो वन इंटू वन बराबर कितना आ गया, वन। तो अब सभी बच्चे आई डॉट आई बराबर वन प्रूव कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से जे डॉट जे, वो भी इसी तरह लिख देना, वो भी वन आएगा। के डॉट के, वो भी वन आएगा। आई डॉट जे बेटा, आई डॉट जे जब निकालोगे तो आई का मॉड्यूलस वन, जे का मॉड्यूलस वन, कॉज आई और जे, आई इधर है ना और जे इधर है, वाई की डायरेक्शन में, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कॉज 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो बराबर जीरो आ गया। तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। सीखे, इसी तरह से आई डॉट के, जे डॉट के, मतलब जब दोनों डिफरेंट हैं डॉट में, अगर दोनों सेम है तब तो डॉट यहाँ पर वन आ रहा है। और आई और जे अगर ये डिफरेंट चल रहे हैं, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये एक नंबर में प्रूविंग आ जाती है कभी कभी। अब ए डॉट बी इतना कैसे आ गया, तो ए डॉट बी में देखो ए वन आई प्लस ए टू जे और प्लस ए थ्री के डॉट, ये डॉट लिखा है, बी वन आई प्लस बी टू जे और प्लस बी थ्री के बराबर। अब जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे यहाँ पर ये जो फार्मूला होता है बेटा, इसको कहा जाता है वितरण नियम। तो सीधे गुणा करते चले जाओ, आई वाले का यहाँ गुणा करोगे तो आई डॉट आई क्या सीखे हो, आई डॉट आई वन सीखे हो। फिर आई का यहाँ जे वाले में होगा तो आई डॉट जे अभी आपने क्या सीखा, जीरो। फिर आई वाले का के में होगा, दोनों डिफरेंट हैं, आई डॉट के जीरो। फिर यहाँ पर प्लस जे वाले का लाओ तो जे डॉट आई की वैल्यू जीरो हो गई। फिर जे का यहाँ जे में होगा, जे डॉट जे की वैल्यू वन हो गई, ए टू बी टू। फिर अब के वाले का तीनों में करो तो यहाँ के का आई से डॉट जीरो हो गया। फिर यहाँ के का जे से डॉट जीरो हो गया, दोनों डिफरेंट हैं। फिर के का के से डॉट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ए थ्री इंटू बी थ्री बचेगा, क्योंकि के डॉट के की वैल्यू वन हो गई। तो अब आप लोगों ने सीखा कि यहाँ पर इन दोनों वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या आया, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, और सब जीरो हो गए। ओके, डायरेक्ट यहाँ पर जब भी इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डॉट में, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। तो ए डॉट बी का फार्मूला सभी बच्चों ने सीख लिया कि यहाँ ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री कैसे आया हुआ है, इतना सबको जानकारी हो गई। इसके बाद अगला फार्मूला बेटा, वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप। तो यहाँ पर जिसकी डायरेक्शन में प्रक्षेप चाहिए, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिखा होगा, दोनों वेक्टर के बीच में डॉट रहेगा, एक वेक्टर में तो एरो रहेगी, एक वेक्टर के ऊपर कैप रहेगा। तो याद रखना, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसी को टोपी पहना लेना, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसी को टोपी पहना दो। किसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, बी की डायरेक्शन में, तो हम बी को टोपी पहना देंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे और ए में वेक्टर लगा देंगे। इतना याद रहेगा ना, जिसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उसी वेक्टर को टोपी पहना देना, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी बटे मॉड्यूलस वेक्टर बी। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ए क्रॉस बी का फार्मूला बेटा। तो ए क्रॉस बी का फार्मूला आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, पहले वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यहाँ साइन थीटा लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा, और यहाँ एन कैप लिखा है, यहाँ भी थीटा। ये पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं हम,
वेक्टर ए है ना पहला, दूसरा वेक्टर बी, तो ये एंगल थीटा है। एन कैप जो यहाँ लिखा है ये यूनिट वेक्टर बेटा, ये वेक्टर ए पर भी लंबवत होता है और वेक्टर बी पर भी लंबवत होता है। मतलब एन कैप जो होगा वो ए और बी जिस समतल में होते हैं उस समतल पर लंबवत इकाई सदिश है। ऑब्जेक्टिव में आपके काम आएगा कि यहाँ वेक्टर एन कैप जो लिखा है ये वेक्टर ए पर भी लंबवत है, वेक्टर बी पर भी लंबवत है और उस समतल पर लंबवत है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया गया, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश चाहिए, तो यही एन कैप बताना होता है, लिखा भी मैंने है कि एक वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश या मात्रक सदिश का फार्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस बटे इसी का मॉड्यूलस। क्योंकि बेटा इकाई सदिश का फार्मूला मैंने आपको बताया कि इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर बटे उसका मापांक, उसका मॉड्यूलस, उसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो ए तथा बी दोनों पर लंबवत देख रहे हो कि ए क्रॉस बी जो है वो यहाँ पर एन कैप आया ना, ए क्रॉस बी जो लिखा है ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, ये ए पर भी लंबवत होता है और बी पर भी लंबवत होता है। ओके, ए क्रॉस बी ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछा जाता है कि ए क्रॉस बी क्या है, ए पर भी लंबवत है और वेक्टर बी पर भी लंबवत है, और जब दोनों पर लंबवत है तो ये उस समतल पर भी लंबवत है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों स्थित हैं। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश चाहिए तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी बटे इसी ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। साइन थीटा का फार्मूला चाहिए बेटा, तो साइन थीटा यहीं से निकल आएगा, साइन थीटा है उसमें इसमें ये वेक्टर हटेगा साइन थीटा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगी, ये बटे में चला जाएगा, ये अंश में हो गया, लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना, तो क्या हो जाएगी, इसका मॉड्यूलस ले लो। तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस बटे वेक्टर ए का मॉड्यूलस इंटू वेक्टर बी का मॉड्यूलस। यहीं से देख लो कॉस थीटा इसी तरह से आप निकालोगे, कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटे मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी। जब आपको साइन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा में क्रॉस आता है, तो ए डॉट बी ऊपर है ना, आपको ए क्रॉस बी ऊपर लिख देना, यहाँ मापांक लगा देना मॉड्यूलस, क्योंकि इसमें आई जे के आता है, ए क्रॉस बी निकालोगे आप तो आई जे के आएगा, भी ए क्रॉस बी निकालना सिखाऊंगा, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों निकालना सिखाऊंगा। तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ देखें ए क्रॉस बी हमने निकालना सिखाया है, ए डॉट बी तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है ना, यहाँ पर ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो वेक्टर ए वेक्टर बी आई जे के में दिया गया है, ये सारणिक का चिन्ह है, यहाँ आई जे के लिखेंगे। अब वेक्टर पहला वेक्टर ये है ना, तो वेक्टर में जाए आई का गुणांक, फिर जे का गुणांक, फिर के का गुणांक, मतलब A1 A2 A3। अब दूसरा वेक्टर बी है आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। अब इसका प्रसार करना आप जानते हैं, पहली रो के सापेक्ष प्रसार कर लें तो आई हो गया, ये रो छूट गई, ये कॉलम छूट गया, यहाँ सारणिक के अंदर आ गया, माइनस जे, अब इसकी रो छूट गई, इसका कॉलम छूट गया, A1 A3 B1 B3 बचा यहाँ लिख दिया, फिर प्लस के, अब इसकी रो छूट गई, इसका कॉलम छूट गया, ये इतना बचा लिख दिया। अब इसका प्रसार करना जानते हैं ना, आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब A2 इंटू B2 माइनस इन दोनों का गुणा, ये माइनस जे है, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा, प्लस के इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। देखिए बेटा यहाँ पर हमने आप लोगों को अभी समझाया था कि आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, अभी प्रूव करके आपको बताया था मैंने। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई की वैल्यू 0 होती है, भी प्रूव करके सीखे हो। ए डॉट बी का फार्मूला यहाँ हो गया, ये ए क्रॉस बी का फार्मूला भी बताया था, आई क्रॉस जे, ठीक, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई तो जीरो वेक्टर होगा बेटा, आई क्रॉस आई जीरो वेक्टर होगा। कहोगे क्यों जीरो वेक्टर होगा, अभी आपने सीखा है कि ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। आई क्रॉस आई अगर आप निकालेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ आई हो गया इंटू मॉड्यूलस ऑफ आई हो गया इंटू साइन 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, कोई वेक्टर अपने आप से 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और इंटू एन कैप। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 0 वेक्टर आएगा बेटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। इसी तरह से जे क्रॉस जे क्या आएगा, 0 वेक्टर, के क्रॉस के क्या आएगा, 0 वेक्टर, ठीक है। अब ये तो दोनों सेम है क्रॉस में, तो वैल्यू 0 वेक्टर आ गई, दोनों डिफरेंट होंगे तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, प्रूविंग भी समझा देंगे। आई क्रॉस जे, तो ऐसे आई जे के ऐसे लिख लेना, ठीक है, क्रम से, आई के बाद जे के बाद के, चाहे इधर से लिख लेना चाहे इधर से लिख लेना, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। अब आई से जे की ओर चलो तो कौन बच गया, कि एक ही तरफ चलना, चाहे इधर से चलना चाहे इधर, जैसे लिखे उसी तरफ चलना, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या आ गया, के। अब जे क्रॉस के, जे से पहुँचो के, तो क्या आ गया, आई कैप, के क्रॉस आई क्या आ गया, जे कैप। लेकिन अगर आप उल्टा चलेंगे, जैसे कह दिया गया कि आई क्रॉस के, क्या कह दिया गया, आई क्रॉस के, देखेंगे यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखे आप आई जे के लिखा,
तो हम कैसे लिखें, इस तरह से लिखें हम आई जे के, ऐसे इस डायरेक्शन में लिखे हैं। अब मैंने कह दिया आई क्रॉस के की वैल्यू बताओ, तो आई से के, देख रहे हो, लिखे इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से चल रहे हो, ये उल्टी डायरेक्शन में चल गया। आई से के किस डायरेक्शन में गए, हमने इस डायरेक्शन में लिखा है क्लॉकवाइज, और आई से के किधर जा रहा है, एंटी क्लॉक। तो कौन सा अक्षर बचा, जे बचा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन मैंने ये लिखी है इस तरह से। कहोगे हम इधर लिख दें आई जे के, ऐसे लिख दें आई जे के, लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। आई क्रॉस के अगर बता रहे हो तो लिखे कैसे हो, एंटी क्लॉक में, और पूछा जो जा रहा है वो किधर जा रहा है, वो क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो डायरेक्शन अगर बदलेगी तो माइनस आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों ने सीख लिया कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के, जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, आई कैप के क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे कैप के। लेकिन अगर डायरेक्शन बदल गई, जैसे यहाँ पर आपने आई क्रॉस के सीखा, क्या आ गया, माइनस जे, के क्रॉस जे देखेंगे, के क्रॉस जे देखेंगे, माइनस आई आ जाएगा। तो ये आपको फार्मूला सीखने को मिल गया। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अक्सर इस पर 2 नंबर का सवाल आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हाफ मॉड्यूलस के अंदर पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा, ऐसे देख लेना, त्रिभुज बनाए ना, एरो बना देना, एरो बना देना दूर की ओर, चाहे किसी एक कॉर्नर से, जैसे बी से हमने इधर एरो निकाल दिया, हम चाहें तो ए से इधर एरो निकाल देंगे, चाहें तो सी से इधर एरो निकाल देंगे। तो यहाँ जो एरो गई है ये पहली भुजा हो गई बी सी वेक्टर, दूसरी भुजा हो गई ए बी वेक्टर। ठीक, हाफ क्या हो गया, बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बेटा हाफ पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा मॉड्यूलस। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा, यह समांतर चतुर्भुज है, इसमें अगर इसकी संलग्न भुजाएं दी हैं, एडजेसेंट साइड्स दी हैं, तो ये पहली भुजा क्रॉस दूसरी भुजा का मॉड्यूलस। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दे दिए गए बेटा, ये विकर्ण है ना बी डी और ए सी, इस पर या तो भुजा दी जाती है या विकर्ण, एक क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है। अगर विकर्ण दिए हैं दोनों, तो पहला विकर्ण क्रॉस दूसरा विकर्ण का मॉड्यूलस और बटे में 2 जाएगा। विकर्ण के केस में 1/2 रहेगा, एडजेसेंट साइड्स के केस में यहाँ 1/2 नहीं रहेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का फार्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, प्रूविंग कर सकते हैं। ए डॉट ए अगर आप निकालेंगे तो देखें यहाँ a1i प्लस a2j प्लस a3 के डॉट a1i प्लस a2j प्लस a3 के अगर आप लिखे हैं, मैं यहाँ a1 यहाँ a2 यहाँ a3 समझ लें। अभी फार्मूला आपने सीखा ना कि i का गुणा i में होता है, तो a1 का a1 में इंटू करोगे क्या आएगा, a1 स्क्वायर, a2 का a2 में करोगे a2 स्क्वायर, a3 का a3 में करोगे a3 स्क्वायर। a डॉट a का जब सॉल्विंग निकाल रहे हो आप, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आया, i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, आप सीखे हो कि मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। यहाँ तो अंडर रूट हट चुका है, तो a डॉट ए का फार्मूला क्या आ गया, a डॉट ए का फार्मूला आ गया मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। अब रेखा का समीकरण, इस पर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा अदिश राशि, यहाँ लैम्डा टी यस म्यू कुछ भी हो सकता है। बिंदु ए तथा वेक्टर बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ माइनस होगा, या वेक्टर आर बराबर, अगर यहाँ हम वेक्टर बी लिखेंगे तो प्लस लैम्डा इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, यहाँ ए लिखे थे तो ए माइनस के बाद गया है, यहाँ बी लिखोगे तो बी माइनस के बाद जाएगा, जहाँ लैम्डा आदि से दोनों में कोई भी दे सकते हैं। बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा रेखाओं, ये 2 रेखाओं पर लंबवत रेखा का समीकरण, इस पर भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन बहुत मेन है। इन दोनों पर लंबवत, ये बिंदु ए से जा रही है और 2 रेखा का समीकरण दिया, दोनों पर लंबवत रेखा का समीकरण होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस टी इंटू ब्रैकेट के अंदर b1 क्रॉस b2, इन दोनों का क्रॉस कर लेंगे, ये फार्मूला है, क्योंकि इन दोनों पर लंबवत, इस पर और इस पर लंबवत अभी बताया था कि b1 क्रॉस b2 दोनों पर लंबवत होगा, b1 पर भी और b2 पर भी, इसीलिए यहाँ क्रॉस किया गया, जहाँ t आदि से यहाँ लैम्डा लिख सकते हैं। और बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसके DRS ABC हैं, ये फार्मूला होगा बेटा x माइनस, यहाँ x1 लिखा है, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्तीय समीकरण है। रेखा, 2 रेखाएं दी गई बेटा वेक्टर फॉर्म में, ये दोनों रेखाएं वेक्टर फॉर्म में दी, इनके बीच का कोण पूछा जाए तो थीटा बराबर कॉज इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर b1 डॉट b2। ठीक है, जब भी कोण पूछा जाता है डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ वेक्टर b1 और ये वेक्टर b2 का डॉट ले लें, बाहर मॉड्यूलस ले लें, अपान b1 का मॉड्यूलस इंटू b2 का मॉड्यूलस। अगर दोनों रेखाएं कार्तीय फॉर्म में दी हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से, तो यहाँ मानक है x के पहले +1, y के पहले +1, z के पहले +1 बना लेंगे, तब ये नीचे DRS पढ़ेंगे, DRS दिया है। इनके बीच का कोण थीटा बराबर कॉज इनवर्स, और यहाँ मॉड्यूलस के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हो गया। लंबवत, अगर रेखाएं लंबवत हैं तो
थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कॉज 90 डिग्री जीरो होता है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर जीरो। अगर रेखाएं समांतर हैं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब न्यूनतम दूरी इस पर 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। दो फार्मूले हैं, एक समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं की पहचान बेटा ये वेक्टर इसके आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब इस वेक्टर में और इस वेक्टर में आई का गुणांक बटे आई का गुणांक बराबर जे का गुणांक बटे जे का गुणांक बराबर के का गुणांक बटे के का गुणांक अगर आ गया तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है, नहीं तो असमांतर होंगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर नहीं तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला हो गया मॉड्यूलस, ए वालों को माइनस करेंगे, ए वाले को ए से ए को माइनस करेंगे और बी वालों का क्रॉस करेंगे, बीच में डॉट लगा देंगे तो A2 माइनस A1, ठीक, ब्रेकेट बंद डॉट, बी वालों का क्रॉस होगा B1 क्रॉस B2 अपान में इसी क्रॉस का मॉड्यूलस। अगर ये समांतर रेखाओं के बेटे फार्मूला है, ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं ये देख रहे हैं, यहाँ वेक्टर बी से मैच हो गया। समांतर रेखाओं वेक्टर आर बराबर A1 प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी और वेक्टर आर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला डी बराबर ए से तो ए को घटाया जाएगा। अब देखो ये अकेला है तो ये झगड़ा करने कहाँ, ये दोनों अलग अलग थे तो झगड़ा कर लेते तो दोनों बच्चे आपस में लड़ लिए, क्रॉस झगड़ा कर लिए। अब भैया ये दोनों हो गए सेम तो झगड़ा करने किससे जाएंगे, इसी के बगल झगड़ा करेंगे आके, इसी से आगे जाके लड़ाई करेंगे। यहाँ क्रॉस लग गया और क्रॉस लगा है तो मॉड्यूलस ले लेना है यहाँ, ठीक है, ऊपर का मॉड्यूलस और बटे बी वाला तो इसका मॉड्यूलस तो नीचे जाएगा, यहाँ बी वाले का मॉड्यूलस तो नीचे जाएगा। इसे सीख लेना, दोनों डिफरेंट है ना, असमांतर है तो ये दोनों आपस में झगड़ लेंगे बी वाले, और ये तो घट जाते हैं आपस में, ए से ए को घटाना, ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं क्रॉस और बीच में डॉट लगा देना, बाहर मॉड्यूलस। अब यहाँ ये हो गया आइडेंटिकल, इसको झगड़ा करना है, लड़ाई करेगा ये तो इसमें इसके बगल आके लड़ाई करने लगेगा, ठीक, यहाँ क्रॉस लग गया, यहाँ मॉड्यूलस बटे बी का मॉड्यूलस। यहाँ देखें बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, दिक कोज्याय तथा दिक अनुपात ऑफ अ लाइन, किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताया है। ये कोई लाइन ओपी है जो एक्स अक्ष से अल्फा एंगल बना रही है, वाई से बीटा और जेड से गामा। तो कॉज अल्फा का फार्मूला होता है एल, डीसीएस को एल से भी लिखा जाता है बेटा, डीसीएस को एल एम एन से लिखा जाता है, ठीक है। तो एल बराबर कॉज अल्फा बराबर क्या आ गया एक्स बाई आर। ये यहाँ से देख लें, कॉज का फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है, ये यहाँ से ओपी की लंबाई मैंने आर माना है, ओ से पी तक की दूरी मैंने आर मानी है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। समकोण त्रिभुज बना हुआ है बेटा, इसमें समकोण त्रिभुज में यहाँ ध्यान से देखें तो ये इतना एक्स हो गया, ये इतना आर हो गया, ये अल्फा हो गया। तो कॉज अल्फा बराबर क्या आ गया एक्स बाई आर। इसी तरह से एम बराबर कॉज बीटा वाई बाई आर, एन बराबर कॉज गामा बराबर जेड बाई आर। आर क्या है, ओ से पी की दूरी, ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, मूल बिंदु है 0,0,0 0,0,0 ओ से पी की दूरी जानते हो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस या एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो इतना आ गया। और डी आर एस इसके ए बी सी होते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी का फार्मूला बराबर एल रेशियो एम रेशियो एन होता है, ठीक है। ये सब फार्मूला एक नंबर के हैं। इसी को हम कह सकते हैं एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी। ये डी आर एस का फार्मूला बेटा, डी आर एस का फार्मूला ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर एल रेशियो एम रेशियो एन या एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी। अगर मुझे डी आर एस ए बी सी दे दिए हैं और डी सी एस पूछा जाए तो ये फार्मूला लगेगा। डी आर एस का स्क्वायर करके सम कर लोगे, अंडर रूट ले लोगे तो प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट, एम बराबर आएगा प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट, एन बराबर प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी प्रूविंग आ जाती है, बराबर क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा, ठीक है। एल की वैल्यू कॉज अल्फा है, एम का कॉज बीटा, एन का कॉज गामा बराबर 1 आता है। ये प्रूविंग आती है, कर सकते हो। एल की वैल्यू कितनी हो गई एक्स बाई आर, अभी मैं प्रूविंग बात करा दूंगा उसका। अब ए बी है, यहाँ पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है, ए बी का डी आर एस पूछा जाएगा तो ए बराबर x2 माइनस x1 होता है, बी बराबर y2 माइनस y1 होता है, सी बराबर z2 माइनस z1 होता है। अगर इसके डी सी एस पूछे जाएंगे तो डी सी एस में l बराबर x2 माइनस x1 बटे ए बी की लंबाई, m बराबर y2 माइनस y1 बटे ए बी की लंबाई, n बराबर z2 माइनस z1 बटे ए बी की लंबाई। डी सी एस ऑफ एक्स एक्सिस बेटा 1 0 0 होता है, क्योंकि एक्स अक्ष अपने आप से जीरो एंगल बनाती है, अल्फा की वैल्यू जीरो है, एक्स अक्ष के लिए बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, वाई के एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना, और एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो एक्स अक्ष के लिए अल्फा जीरो है
और बीटा 90 डिग्री है, गामा 90 डिग्री है। तो कॉज 0 डिग्री 1, कॉज 90 डिग्री 0, कॉज 90 डिग्री 0। तो एक्स अक्ष का DCS 1 0 0 आ गया, वाई का इसी तरह से 0 1 0, जेड का इसी तरह से 0 0 1, एक नंबर के लिए। तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D की पूरी कंसेप्ट यहाँ पर आपको इसमें एक लेक्चर में मैंने बता दिया है, इसको नोट कर लेना। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन पर चलेंगे।